सबको स्क्रीन मिल रहा है? यस सर। तो हमने बात की थी कल हाइजेनबर्ग थ्योरी की थोड़ी सी। इसमें मैंने बताया था कि हाइजेन एक साइंटिस्ट का नाम है। और मेरी बेटा आवाज सबको क्लियर है ना? यस सर। तो मैंने ये बताया था कि हाइजेन जो है एक साइंटिस्ट का नाम है। और हाइजेन ने सबसे पहले ये बात कही थी कि जो लाइट होता है वो वेव होता है। लेकिन लाइट केवल वेव हो जाए इसी से काम नहीं बनता। असल में लाइट को हम पाते हैं कि वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है। अब असल में लाइट के साथ दिक्कत ये है कि लाइट कुछ सारे फेनोमेना को दिखाता है, कुछ बातों को दिखाता है। जैसे लाइट इंटरफेरेंस दिखाता है, डिफ्रैक्शन दिखाता है, पोलराइजेशन दिखाता है ना। ये सारी बातें, रिफ्लेक्शन दिखाता है, रिफ्रैक्शन दिखाता है। ये सारी बातों के बारे में हम तभी बात कर सकते हैं जब लाइट को हम क्या मान लेंगे। देखो मैंने यहाँ पे बात बताया कि जो लाइट है, लाइट ये बहुत सारी बातें कर सकता है। देखो पहले सेट में क्या कर सकता है, जब हम बात करते हैं इंटरफेरेंस की, हम कहते हैं कि लाइट इंटरफेरेंस करता है। या आगे हम पढ़ेंगे लाइट डिफ्रैक्शन करता है। ये सब हम पढ़ेंगे, इंटरफेरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है। फिर हम पाते हैं कि जो लाइट है उसका पोलराइजेशन होता है, ये भी हम पाते हैं। पोलराइजेशन भी हमारे टॉपिक में पढ़ना है। हमने पढ़ा क्या है, हमने अभी तक पढ़ा है कि भाई लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, हमने ये भी पढ़ा है कि लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, ये सारी कुछ होता है। तो इन सारे लोगों के बारे में हम बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अच्छा क्यों होता है जब कहते हैं, तो लाइट को हमको ये मानना पड़ता है कि जो लाइट है उसका जो नेचर है वो वेव नेचर है। अगर हम लाइट को वेव ना माने तो हम ये नहीं समझा पाएंगे कि इंटरफेरेंस क्यों होता है, डिफ्रैक्शन क्यों होता है, पोलराइजेशन हो, रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो क्यों होता है, यानी हम ना बता पाते। लेकिन दूसरी तरफ जब हम बात करें कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमको ये दिखाना है, तो ये दिखाने के लिए बेटा अगर हम वेव मानते हैं तो हमारा काम नहीं चलता। हमको क्या मानना पड़ता है लाइट को कि भाई ये पार्टिकल नेचर शो करता है। तो अगर हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में एक्सप्लेनेशन देना है तो वेव से काम नहीं चलेगा, हमको पार्टिकल से बात करनी पड़ेगी। लेकिन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन इन सब के बारे में कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा तो पार्टिकल से काम नहीं चलेगा, उनको क्या बोलना पड़ेगा लाइट को, वेव। तो बेटा हमारा जो लाइट है इन्हीं दोनों लोगों में उलझा हुआ है। ना हम उसको अभी वेव भी बोल पाते हैं ना ही पार्टिकल। जब मन करता है हम उसको वेव बोल देते हैं, जब मन करता है उसको पार्टिकल बोल देते हैं। और उसके साथ कमी ये है कि जो लाइट है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट केवल एक ही नेचर से नहीं बता पाता, उसको बताने के लिए कई कई सारे नेचर्स को मानने पड़ते हैं। इसलिए क्योंकि लाइट के हमने दो नेचर को मान रखा है, या तो हम लाइट को पहला सेट डिफाइन करने के लिए वेव मानते हैं या दूसरा सेट डिफाइन करने के लिए पार्टिकल मानते हैं। क्योंकि ये दो नेचर हैं तो इसके लिए हम लाइट के कितने नेचर को कंसीडर करते हैं, दो नेचर। इसलिए ये दोनों मिला के लाइट का कौन सा नेचर बनाता है, ड्यूअल नेचर। इसी को हम कहते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। तो ड्यूअल नेचर में क्या है, कभी इसका नेचर है वेव, कभी इसका नेचर है पार्टिकल, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से कॉन्सेप्ट को आप डील करने वाले हैं। सही बेटा, क्लियर है, सबको आ रहा सुनाई? यस सर। यहाँ तक चीजें सही समझ में आई कि ऐसा क्यों है कि ऐसा क्यों है कि हम लाइट का ड्यूअल नेचर मानते हैं? समझ में आ गया सबको? सही है बेटा, जल्दी बोले, मैं आगे यस सर। बढ़ूं। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल नेचर की अभी मैंने बात करी, पार्टिकल नेचर की तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखेंगे। लेकिन जहां तक वेव नेचर की बात है, इसका कॉन्सेप्ट कौन दिया, तो इसका कॉन्सेप्ट दिया हाइजेन। हाइजेन इसको प्रपोज किया। प्रपोज करने का मतलब इसका कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया, हाइजेन ने दिया। तो बेटा हाइजेन ने क्या करा कि हाइजेन ने क्या करा कि उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भाई जो है लाइट जो होता है वो एक वेव है,
इससे पहले किसी ने नहीं कहा था। तो हाइजन ने सबसे पहले बात कही कि जो लाइट होता है वो क्या होता है, वेव। और वेव कहने के बाद उन्होंने 2-3 बातें बताई। उनकी बातें क्या है वो जरा देख लें। उनकी जो बातें होंगी उन्हीं को हम हाइजन वेव थ्योरी बोलेंगे, हाइजन वेव थ्योरी। तो जाहिर सी बात है, इन्होंने पहली बात तो यही कही कि जो लाइट होता है वो क्या होता है, वेव होता है। पर इतने से काम नहीं चलता, लाइट वेव कह देने से ही काम नहीं चलता। दूसरा इन्होंने कहा कि जो लाइट वेव है तो ट्रेवल करेगा, तो जो ये ट्रेवल करता है ना वो वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। लाइट आगे जब बढ़ता है, लाइट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। याद होगा कल बेटा हमने वेव फ्रंट के बारे में बात करी थी परसों, और क्या कहा था कि वेव फ्रंट क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे सेम फेज में हैं। अगर ऐसा है तो हम क्या कहते हैं कि वही सरफेस हमारा क्या है, वेव फ्रंट है। तो इन्होंने ये पहले बोला कि भाई लाइट एक वेव है। अच्छा, ऐसा नहीं कि लाइट की खासियत है कि वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ये वेव की खासियत होती है कि जो वेव होता है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ये कुछ नई बात नहीं है कि भाई वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। अच्छा, याद होगा कि वेव फ्रंट के फॉर्म में हमने वेव की बात भी कर रखी थी। याद होगा तो हमने लास्ट में 3 टाइप के वेव फ्रंट के नाम पे 3 टाइप के वेव का नाम रखा था। याद है सबको बेटा? पहला क्या था? स्फेरिकल वेव। तो स्फेरिकल वेव को स्फेरिकल वेव इसलिए कहा था क्योंकि इसका वेव फ्रंट क्या था बेटा? स्फेरिकल शेप का था। फिर था सिलिंड्रिकल वेव ना, सिलिंड्रिकल वेव। और तीसरा क्या था? प्लेन वेव। तो डिपेंडिंग ऑन कि जो वेव है उसका वेव फ्रंट कैसा है, 3 टाइप के वेव होते थे। तो हाइजन ने दूसरी लाइन में ये कहा कि भाई लाइट को पहले आपने तो वेव मान लिया है। अगर मान लिया है तो समझो कि लाइट जो है वो वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। और सबसे लास्ट में उन्होंने एक और बात कह दी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कह दी। क्या कहा कि भाई जो वेव फ्रंट होता है ना उसके ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं, जाहिर सी बात है सारे के सारे सेम फेज में होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे के सारे सेम फेज में होंगे। उन्होंने ये कहा कि जो वेव फ्रंट होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे वेव फ्रंट एक बना के दिखाऊं, जैसे मान लो ये वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट ले लिया ए, तो ये जो ए पॉइंट होता है बेटा, ये एक सोर्स की तरीके से काम करता है। ए जो है एक सोर्स की तरीके से काम करता है। लेकिन सोचो बेटा, कोई मेन सोर्स तो कोई दूसरा होगा ना, मेन सोर्स के कारण तो ये वेव फ्रंट बना है। ये जो प्लेन है वो क्या, मैंने इसको कह दिया वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट बनने के लिए जरूरी है भाई ना कि पहले वेव बने। तो वेव बनाने के लिए जो एस दिख रहा है बेटा वो मेन सोर्स था। लेकिन इससे आगे चल के ये जो हमारा वेव फ्रंट बना, वेव फ्रंट वो तो आगे वेव फ्रंट बनता जाएगा ना ऐसे ही। जैसे एक और वेव फ्रंट मैं ऐसे ले सकता हूँ, आगे भी वेव फ्रंट ले सकता हूँ, तो वेव फ्रंट तो वेव फ्रंट के फॉर्म में तो वेव आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन हर एक वेव फ्रंट के ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट एक सोर्स की तरीके से काम करता है। तो बेटा सोर्स की तरीके से काम करता है, देखो क्या हो जाएगा। एस जो पहला सोर्स था, जो मेन सोर्स था, इसको हम बोलते हैं हमेशा प्राइमरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स ये वही सोर्स है जिसने लाइट वेव के एकदम शुरू किया। लेकिन अभी जो मैंने सोर्स दिखाया है वो ए है। वो क्या है? वेव फ्रंट के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट। ये जो होता है इसको हम कहते हैं सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स। जो मेन सोर्स होता है दैट इज प्राइमरी सोर्स, वो जो वेव क्रिएट करता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी वेव। मेन वेव होता है प्राइमरी वेव, जिस मेन वेव के कारण ये वेव फ्रंट बना। तो अगर सोचो ए जो कि वेव फ्रंट के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट है, अगर वो एक सोर्स हो गया तो जाहिर सी बात है यहाँ से भी क्या निकलने लगेगा, चारों डायरेक्शन में वेव निकलने लगेगा। अब ये जो नया वेव निकलेगा उसको प्राइमरी वेव तो नहीं करेंगे, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव, या इसका एक और नाम है सेकेंडरी वेवलेट। ठीक है। तो तीसरे जो स्टेटमेंट है, तीसरा वाला स्टेटमेंट, उन्होंने उसमें क्या कहा कि ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट acts as a
separate source called secondary source and which produce secondary wavelets। बताओ बेटा, ये तीसरा वाला स्टेटमेंट समझ में आया जो कि इंपॉर्टेंट है? समझ में आया बेटा? यस सर। तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अब बेटा हाइजन ने क्या करा ना कि जब इसका कॉन्सेप्ट यूज करा तो इसके बाद वो बड़े आराम से ये बता सकते थे कि अगर तुम्हारे पास कोई भी एक वेव फ्रंट है, तो उस वेव फ्रंट के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी सोर्स के तरीके से काम करेंगे। और इस तरीके से जैसा सोर्स काम करता है कि अपने चारों तरफ वेव को प्रोड्यूस करता है, वैसे ही सेकेंडरी सोर्स भी अपने चारों तरफ वेव को प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, अब इससे क्या हुआ ना कि इससे हम अगर कोई वेव फ्रंट का पोजीशन जानते हैं कि भाई ये है वेव फ्रंट का पोजीशन, हमको नया कोई वेव फ्रंट चाहिए, बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं, हम नया वेव फ्रंट बता सकते हैं। अब देखो उसमें कैसे करते हैं, इसको हम कहते हैं कई बार हाइजन कंस्ट्रक्शन। अब जो हाइजन कंस्ट्रक्शन है, वैसे तो मतलब हमारे अगर कंपटीशन के हिसाब से अगर बात करें तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इसके बारे में हमको थोड़ी सी जानकारी रहती है ना, तो हम बड़े आराम से चीज़ों को टैकल कर पाते हैं। जैसे मान लो मैं बता रहा हूँ हाइजन कंस्ट्रक्शन, कई लोग इसी को जो है हाइजन वेव थ्योरी कहते हैं। हाइजन का जो थ्योरी अभी मैंने बताया वो इसी को कह लेते हैं। तो हाइजेंस कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसमें बेटा कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, देखो उसमें क्या करते हैं। हाइजन कंस्ट्रक्शन का यूज करके बेटा हम न्यू पोजीशन पाते हैं, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है बेटा। हमको एक वेव फ्रंट का पोजीशन मालूम होगा, लेकिन उसके आगे वाला जो वेव फ्रंट होगा उसका पोजीशन हमको मालूम करने के लिए हम इस कंस्ट्रक्शन का यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा, जैसे मान लो कि अगर लाइट की हम बात करें, मालूम बेटा ना कि लाइट जो है जब वैक्यूम में चलता है तो सी वेलोसिटी से चलता है, और किसी और मीडियम में चलेगा तो वी वेलोसिटी से चलता है, ठीक है। तो जहां भी चला लो आप, वैक्यूम में चला लो या किसी मीडियम में चला लो, हम क्या करेंगे कि हम इस वेलोसिटी से टी टाइम तक, चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला किसी को भी, टी टाइम तक चलाएंगे। और इस केस में अगर हमको डिस्टेंस देखना पड़ा, डिस्टेंस तो हम बड़े आराम से बता देंगे भाई डिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि सी या वी कांस्टेंट होता है तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला लगेगा। और इसका यूज करके हम अगर डिस्टेंस बताना चाहें तो क्या हो जाएगा बेटा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड अगर उस ऊपर के केस में है तो सी इंटू टी हो जाएगा, और नीचे के केस में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, v इंटू टी। बताओ बेटा सही है? सही है? यस सर। अब सोचो, अभी हमने देख लिया है कि जो हाइजन है उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपको एक वेव फ्रंट दिया हुआ है तो उस वेव फ्रंट के ऊपर आने जितने भी पॉइंट आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी सोर्स होंगे। अब सेकेंडरी सोर्स होंगे तो उनसे भी जो लाइट निकलेगी, जाहिर सी बात है वो भी उसी वेलोसिटी से चलेगी जिस वेलोसिटी से मेन लाइट चल रही है। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये जो डी या डी नॉट आप देख रहे हैं बेटा ना, ये इसी को हम ले लेते हैं रेडियस। रेडियस लेने के बाद हम एक सर्किल प्लॉट करेंगे, सर्किल प्लॉट कर लेंगे। तो ऐसे ही एक नहीं बल्कि जितने भी हम पॉइंट लिए होंगे सबके लिए सर्किल प्लॉट कर लेंगे। अब इन सर्किल की जो बात कर रहे हैं इनके हम टेंजेंशियल एक सरफेस खींचेंगे, मैं इनको करके दिखाऊंगा। टेंजेंशियल सरफेस खींचेंगे और यही सरफेस ही क्या होगा, न्यू पोजीशन, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। अब ये देखो कैसे काम करता है, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो कैसे काम करता है, देखो मान लो बेटा कि ये जो S है वो एक पॉइंट सोर्स है, ठीक है। S क्या है, एक पॉइंट सोर्स। अच्छा कोई बता सकते हैं बेटा अगर S पॉइंट सोर्स है तो कैसा वेव प्रोड्यूस करेगा? ऑप्शन है आपके सिलिंड्रिकल, प्लेन या स्फेरिकल। स्फेरिकल। बहुत सही, स्फेरिकल। बहुत सही बेटा, आप लोग कैच कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को। देखो बेटा मैं एक स्फेरिकल करके जो है,
एक स्फेरिकल करके यहाँ पे वेव फ्रंट बना देता हूँ। ये इसको थोड़ा डॉट करके दिखा दो क्योंकि इसकी इतनी जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और मैं बनाता हूँ। एक और का मतलब इसका अगला वेव फ्रंट, अगला मतलब इसे थोड़ा बड़ा रेडियस का एक सर्किल बना दूंगा। सही बेटा ना, इस तरीके से वेव फ्रंट बनते जाएंगे। सही है। अब देखा जाए ध्यान से, मैंने क्या करा कि मैंने एक वेव फ्रंट बनाया। देखना, एक बहुत आगे जाके ऐसे वेव फ्रंट बना, मान लो ऐसे। थोड़ा सा सर्किल बनाना पड़ेगा। आगे गए तो ऐसा वेव फ्रंट बना। ये बेटा एक्चुअली बड़ा सर्किल वाला वेव फ्रंट है। देखो एस से वेव हमारा यहाँ से यहाँ पहुंच गया। देखो ऐसे यहाँ से यहाँ पहुंच गया, आगे बढ़ रहा है। तो देखो कैसे बढ़ रहा है, ये वेव फ्रंट के फॉर्म में बढ़ रहा है। कैसे? पहले छोटा सर्किल था और बड़ा हुआ, इसका मतलब वेव और आगे गया, और बड़ा हुआ तो वेव और आगे गया। अब हम नए वाले यहाँ वाले वेव फ्रंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ इसको हमने कहा वेव फ्रंट थर्ड। ठीक है। अब मान लो मुझको अगला वाला वेव फ्रंट चाहिए। अगला वाला मतलब चौथा वाला वेव फ्रंट। तो कैसे बनाए? तो भाई इन्होंने क्या करा, किन्होंने जो है हाइजन, उन्होंने ये कहा कि देखो यार, बहुत सिंपल सी बात है कि ये जो तुमने अभी अभी वेव फ्रंट 3 बनाया उसके ऊपर कुछ पॉइंट ले, जैसे मैंने कुछ पॉइंट ले लिया। इसको कहा P1, इसको कहा P2, इसको कहा P3, इसको कहा P4। ये बेटा P1 से लेके P4 क्या लगता है वेव फ्रंट के ऊपर आने वाले पॉइंट है। हाँ? और अगर ऐसा है तो पहले तो ये है कि P1 से P4 तक सभी के सभी एक फेज पे होंगे। और दूसरा ये कि अभी हमने जो उनका जो है थ्योरी देखी, उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो P1 से P4 तक पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स हो जाएंगे, सेकेंडरी सोर्स हो जाएंगे। तो बेटा सब लोग एग्री हैं? चाहे P1 हो, Yes, P2 sir. हो, P3 हो, Yes, sir. P4 हो, ये कैसे काम करेंगे? सेकेंडरी Secondary source. सोर्स की तरीके से काम करेंगे। हमने कहा ना कि किसी भी वेव फ्रंट के ऊपर आने वाले जो पॉइंट्स होंगे वो क्या काम करेंगे, सेकेंडरी वेवलेट्स की तरीके से काम करेंगे। अब मैंने क्या करा, मुझको किसी ने कहा कि भाई ये बताओ कि वेव फ्रंट 3 तो पोजीशन दिख ही रहा है, लेकिन मुझको वेव फ्रंट 4 चाहिए, और वो 4 चाहिए मुझको टी टाइम बाद। अच्छा, और कहा कि जिस मीडियम में ये एस रखा हुआ वो मीडियम जो है वैक्यूम नहीं है। तो जाहिर सी बात हम नीचे वाली कहानी जाएंगे। नीचे वाली कहानी होती भी है कि तब वहां पे लाइट वी वेलोसिटी से चलेगा। टी टाइम के बाद मुझको नया वेव फ्रंट चाहिए। अच्छा, उसमें वो डी डिस्टेंस वेव कवर कर लेगा, तो डी कितना हो जाएगा बेटा, वी इंटू टी के बराबर। सही है। अब मैं क्या करता Yes, हूँ, v sir. इंटू टी के बराबर जो हमने लिखा है डी, उस डी को मैं मान लेता हूँ क्या, उस डी को मैं मान लेता हूँ रेडियस, और P1 को सेंटर मान के एक सर्किल खींच लेता हूँ। ठीक बेटा, ये सर्किल आपको दिख ही रहा होगा। ये सर्किल की खासियत ये है कि इस सर्किल का जो डायमीटर है, सॉरी रेडियस है, वो रेडियस है डी के बराबर। डी मतलब इंटू टी के बराबर। मैं यहाँ पे इसको आगे लिखूं, इससे पहले ऐसे ही मैं सर्किल को P2, P3, P4 पे ड्रॉ कर लूंगा। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ ना, कॉपी कर लेता हूँ, जिससे बाद में जो है मैं वो वैल्यू दिखा सकूँ। मुझको 4 सर्किल चाहिए। देखो जैसे मैंने ये P4 से ड्रॉ कर दिया, उतने ही रेडियस का सर्किल। मैंने P3 से कर दिया, मैंने P2 से कर दिया। ठीक है बेटा, ये सर्किल आप देख ही पा रहे होंगे। सारे के सारे सर्किल जो दिख रहे हैं उन सबका रेडियस जो है कितना है, सबका रेडियस है डी के बराबर। व्यवस्था बनाता हूँ कहीं। तो डी तो बेटा बड़े आराम से बता देंगे, डी है कितना यहाँ पे डी है वी इंटू टी के बराबर। सही है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, अब ये जो नए सर्किल बने हैं ना, इसके एक टेंजेंशियल सरफेस खींचता हूँ। देखो मैं ऐसे खींचता हूँ, ये इसके टेंजेंट है, इस सर्किल के भी टेंजेंट है, इस सर्किल के भी टेंजेंट है, इस सर्किल के भी टेंजेंट है। अब देखो नए केस में ये जो भी मैंने वेव फ्रंट बनाया है, पहले तो ये वेव फ्रंट है, और यह यही वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट नंबर अगला, मतलब जो हमको टी टाइम पे चाहिए, वेव फ्रंट नंबर 4। अब देखो बेटा मैंने नया वेव फ्रंट बना दिया। नया वेव फ्रंट आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से मैं नया वेव फ्रंट बनाता हूँ। सबको समझ आ गया बेटा? सही बेटा? Yes, sir. हाँ, तो देखो ये अगला वेव फ्रंट ये बनाया और ऐसे वेव करके आगे जा रहा है, और वेव फ्रंट और वेव के बीच में, रे के बीच में 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल होगा। बेटा इसके पीछे भी कुछ लोग सर्किल के टेंजेंट खींच सकते हैं, ऐसे ऐसे।
ये भी टेंजेंशियल सरफेस है। देखो मैं इसको तो लिख लेता हूँ, ये है टेंजेंशियल सरफेस, जिसको मैंने क्या कहा है, वेव फ्रंट ना। लेकिन ये जो पीछे वाला भी मैंने ड्रॉ कर दिया, ये भी टेंजेंशियल सरफेस है, लेकिन बेटा हमको वेव फ्रंट 3 के आगे बनाना था, वेव फ्रंट 3 के आगे बनाना था। ये जो अभी पीछे मैंने बनाना, इसको हम कहते हैं बैक वेव। हम बैक वेव को कभी नहीं लेते, हम फ्रंट वेव को लेते हैं। सही बेटा, क्योंकि हमको WF3 के आगे जाना था ना, हम पीछे नहीं जाते, पीछे नहीं जाते। और क्यों नहीं जाते, हाइजम नहीं बता पाया कि भाई बैक वेव को क्यों नहीं लेते। हाँ, लेकिन हाँ हम हमेशा क्या करते हैं, हम फ्रंट वेव को लेते हैं। ठीक है बेटा, सबको समझ आ गया कैसे बनाते हैं। यस सर। इस तरीके से हम बातें करते हैं। अब देखो, अच्छा एक खास बात और कि देखो, ये जो पहले वाला वेव था, जैसे मान लो P2 से हम देखें, तो P2 से लेके नया वेव जो ये है, यहाँ तक आपका कितने टाइम में ये वेव ब्लू वाले नए वेव फ्रंट 4 पे पहुंचा होगा, T टाइम बाद। तो ये डिस्टेंस जाहिर सी बात है V इंटू T के बराबर होना चाहिए। तो ये डिस्टेंस जो है वो तभी सेम रह पाएगा जब आप इसको V इंटू T के बराबर रेडियस खींचेंगे। यही वो कॉन्सेप्ट लगाया और इस तरीके से हम वेव फ्रंट को ड्रॉ कर सकते हैं। एक और बेटा, प्लेन वेव को अगर लेके आपको ड्रॉ करना है तो भी कर सकते हैं। जैसे मान लो ये जो मैंने बनाया है, ये एक प्लेन वेव है, किसी टाइम का प्लेन वेव है। अब इस प्लेन वेव की बात करते हैं। ये प्लेन वेव है, प्लेन वेव है, और किसी ने कहा कि इसके अगला वाला जो प्लेन वेव है वो बताओ कौन सा होगा, यानी अगला वाला वेव फ्रंट बताओ। वही कहानी, 2-3 पॉइंट ले लेंगे, P1, P2 एंड P3। मान लेते हैं कि ये वैक्यूम में सब बातें चल रही हैं, वैक्यूम में अगर चल रहा होगा तो हम D ले लेंगे, कितना, C इंटू T के बराबर। और इसको क्या मान लेंगे बेटा, रेडियस मान लेते हैं। रेडियस मान के P1 को सेंटर मान के मैं क्या खींच लूंगा बेटा, एक सर्किल। ठीक है, तो खींच लेते हैं एक सर्किल, ये रहा, ये रहा वो सर्किल, मान लेते हैं यही है D के बराबर रेडियस का सर्किल। तो इसको हम P1 को सेंटर मान के ये सर्किल खींच लेते हैं। सिमिलरली P2 और P3 से सेम रेडियस का सर्किल खींच लेते हैं। तो ये मैंने P2 से खींच लिया ऐसे, ये मैंने P3 से खींच लिया ऐसे। ठीक है बेटा, इस तरीके से मैं सर्किल खींच लिया। अब हमको क्या करना है, अब हमको कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे कि एक टेंजेंशियल सरफेस लेंगे। देखो ये, अगर आप देखो तो ये सरफेस जो मैंने अभी भी लिया, ये टेंजेंशियल है। किसका टेंजेंशियल है, तो ये टेंजेंशियल है P1 P2 P3 को सेंटर मान के जो सर्किल खींचे गए हैं उसका टेंजेंशियल है। और अगर ऐसा है तो हम इस नए वाले को क्या कहेंगे, कहेंगे फ्रंट वेव, और इसी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक वेव भी आपको दिखेगा, जैसा हम जानते हैं, देखो ये दिखेगा बैक वेव। देखो बेटा, ये हो गया बैक वेव, ये भी टेंजेंशियल है, ये ये भी टेंजेंशियल है। वेव इस तरफ जा रहा है, वेव ऐसे आगे की तरफ जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इस वेव फ्रंट नंबर 1 से आगे वो 2 पे जाएगा, ना कि पीछे लौट के 2 डैश पे जाएगा। तो जो पीछे वाला है इसको हम कहते हैं बैक वेव, और इसको कंसीडर नहीं करेंगे। और ये जो ये वाला है ये कंसीडर होगा, इसको हम कहेंगे फ्रंट। देखो बेटा, तो आपको समझ में आया कि कैसे हम नया वेव फ्रंट बता पाते हैं, सबको समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. तो इस तरीके से हम हाइजेन कंस्ट्रक्शन की बात कर पाते हैं। अब हम बेटा चलते हैं थोड़ा सा नए टॉपिक पे, और इस नए टॉपिक का नाम होगा कि चलो हमने एक बार लाइट को वेव को मान लिया, लेकिन लाइट को वेव मानने से हमको फायदा क्या होगा। तो बेटा लाइट को वेव मानने से, जैसा मैंने पहले ही बता दिया था, कि हम क्या कर सकते हैं। जब हम लाइट को वेव नहीं मानते थे तब तक हम ये नहीं बता सकते थे कि इंटरफेरेंस क्यों हुआ, डिफ्रैक्शन क्यों हुआ, पोलराइजेशन क्यों हुआ, रिफ्लेक्शन क्यों हुआ, रिफ्रैक्शन क्यों हुआ। तो इन सबको हम नहीं बता सकते थे। आज हम बता क्यों पाते हैं, क्योंकि हम ये मान पाते हैं या हम ये बोल पाते हैं कि भाई लाइट क्या है, एक वेव होता है। ठीक है, तो लाइट वेव है, तो ही हम बता पाएंगे कि इंटरफेरेंस क्यों हुआ। और इंटरफेरेंस क्या क्यों हुआ, अब ये हम बताने से पहले समझ लेते हैं कि इंटरफेरेंस है क्या पहले तो। ठीक है, तो
बेटा जब मैं वेव बताऊंगा ना तो मैं आपको एक कैरेक्टरिस्टिक फेनोमेना की बात करूंगा। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक फेनोमेना को जानता है, वेव के कैरेक्टरिस्टिक फेनोमेनास को, इनकी बात को, तो ये सारे जो बातें मैंने बोली हैं वो सब कैरेक्टरिस्टिक फेनोमेना है। क्या क्या? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इन सबको बेटा हम ना वेव के लिए कैरेक्टरिस्टिक फेनोमेना बोलते हैं, वेव का कैरेक्टरिस्टिक फेनोमेना। अच्छा बेटा फेनोमेना नॉर्मल सी बात होती है कि भाई जैसे कोई भी स्पेशल बात हुई तो उसको हम कह लेते हैं फेनोमेना है ये। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक्सेलरेशन का फेनोमेना। अब देखो एक्सेलरेशन का फेनोमेना का मतलब ये है कि भाई एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी का हो सकता है, बस फोर्स लगाओ, मास होना चाहिए, आपको करेक्ट उसका एक्सेलरेशन दिखने लगेगा बॉडी का। लेकिन हम जब फेनोमेना को नाम दे देते हैं कैरेक्टरिस्टिक फेनोमेना, तो कैरेक्टरिस्टिक फेनोमेना वो फेनोमेना हो जाते हैं जो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का, उस पर्टिकुलर बात का करेक्टर बताने लगते हैं, उसका नेचर बताने लगते हैं। जैसे बेटा आपने देखा होगा कि हम एक्सेलरेशन को किसी भी बॉडी के लिए निकाल सकते हैं ना, एक्सेलरेशन हो जाएगा F/m। लेकिन ध्यान दिया होगा कि ये एक्सेलरेशन फिनोमेना तो है पर कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना नहीं है, ये कैरेक्टर नहीं बताता। कैरेक्टर का मतलब ये है कि हम इस ए को देख के ये नहीं बता सकते कि मोशन कैसा होगा, बॉडी कौन है। लेकिन अब जरा इसको देखें, -ω²x, इस वाले एक्सेलरेशन को आपको याद है बेटा हम SHM में देखते हैं, मालूम है सबको? Yes, यस sir. सर, सिंपल अब हार्मोनिक मोशन। हाँ, अब देखो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसमें अगर हम एक्सप्रेशन को ऐसे देखते हैं A = -ω²x, तो सोचो ये एक्सप्रेशन बहुत ही स्पेशल है। अब एक्सेलरेशन फिनोमेना के साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना इसलिए हो गया क्योंकि एक्सेलरेशन अगर ऐसा है तो वो ये तो बता ही रहा है कि मैं कितना हूँ एक्सेलरेशन के टर्म में, लेकिन साथ साथ वो कैरेक्टर भी बता रहा है कि मोशन कुछ और नहीं हो सकता, केवल SHM होगा। बात समझ पा रहे बेटा? जैसे कोई प्लेयर है ना, तो प्लेयर का खेलना जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वही उसके बारे में बताती है। कोई पढ़ने वाले की पढ़ाई कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो सकती है। अब जैसे मान लो कि दो लोग हैं, दो लोगों में अगर डिफ्रेंशिएट करना होगा तो हम बड़े आराम से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, भाई देखो ये पढ़ने वाला है और ये जो पढ़ने वाला नहीं है। तो ये कैरेक्टर के बारे में बताता है, हमको अलग कर देता है लोगों से, डिफ्रेंशिएट कर देता है, हमको बताता है कि तुम कौन हो। सिमिलरली ये जो आपको ये 5-6 लोग दिख रहे हैं, ये सब इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, ये सब भी कैरेक्टर बताते हैं। और ये क्या करते हैं कि अगर इनमें से कोई भी एक कोई भी दिखा दे तो वो क्या हो जाता है, वो वेव हो जाता है। यानी अगर मैं हूं, अगर मैंने इंटरफेरेंस दिखा दिया तो मैं, मुझको कहा जाएगा भाई तुमने एक बहुत ही स्पेशल फेनोमेना दिखाया है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फेनोमेना है। इसका मतलब तुम इंटरफेरेंस दिखाया तो तुम्हारा कैरेक्टर फिक्स हो गया, तुम वेव ही होगे, बाकी कुछ और नहीं हो सकते। अगर मैंने रिफ्लेक्शन दिखा दिया 100% कंफर्म हो जाएगा कि तुम वेव हो। तो इसका मतलब ये है इनमें से कोई भी एक दिख गया तो इसका मतलब 100% कंफर्म हो जाता है कि जिसने दिखाया है वो कुछ और नहीं बल्कि वेव है। ठीक है, तो इन सारे फिनोमेना को क्या कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना। अब मुद्दा ये है कि अगर लाइट वेव है तो लाइट वेव है तो उसको इंटरफेरेंस दिखाना चाहिए, उसको डिफ्रैक्शन दिखाना चाहिए, उसको पोलराइजेशन दिखाना चाहिए, उसको रिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, उसको रिफ्रैक्शन दिखाना चाहिए। लेकिन यंग ने बताया था कि लाइट वेव है, तो लाइट वेव है तो कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना दिखाओ है, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना यंग नहीं दिखा पाए। यानी एक तरफ तो वो लाइट को ये कहते थे कि लाइट वेव है, तो जो पूछने वालों ने ये पूछा कि ठीक है वेव मान लेता हूं मैं, लेकिन आप लाइट का इंटरफेरेंस दिखा दो, पर वहीं पे यंग फेल कर गए। वो दिखा ही नहीं पाए कि भाई लाइट का इंटरफेरेंस इन इन तरीकों से हो सकता है, या लाइट का डिफ्रैक्शन इन इन तरीकों से हो सकता है, या पोलराइजेशन ऐसे ऐसे हो सकता है, वो नहीं दिखा पाए। और जब नहीं दिखा पाए तो फेल कर गए, और फेल कर गए तो उसी समय जब वो फेल कर गए तो जाहिर सी बात है उनका जो भी अपना पर्सपेक्टिव था उसको लोगों ने नहीं माना, माना कि नहीं जो लाइट का नेचर होता है वो वेव नहीं बल्कि पार्टिकल होता है, जैसा कि न्यूटन ने माना। लेकिन बाद में यंग जो है जन्म लिए और यंग ने क्या करा, एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी जो है एक्सपेरिमेंट कर दिया और उन्होंने ये दिखा, अल्टीमेटली दिखा दिया
कि नहीं नहीं लाइट का इंटरफेरेंस होता है। इसका मतलब एक बात तो बेटा पक्का है, अगर हम थोड़ा थिंकिंग क्रिएचर है तो ये बात तो पक्का है कि भाई यंग मूर्ख नहीं थे, यंग तो वो समझदार थे और सही बातें भी बोले थे, लेकिन हो ना हो कि लाइट का इंटरफेरेंस दिखाना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी बातें, ये करना होगा, वो करना होगा, वो करना होगा, वो करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं लाइट का इंटरफेरेंस होता है। तो वो क्या क्या होता है, उसके लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, जिन कंडीशन को हम सस्टेनेबल कंडीशंस बोलते हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। तो मिला जुला के यंग फेल इसलिए हुए क्योंकि वो ये नहीं दिखा पाए कि इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन जो कि कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना ऑफ वेव होता है, वो क्या होता है, सॉरी वो होता तो है, उनको मालूम था कि क्या होता है, वो कैसे दिखाएं वो नहीं दिखा पाए, इसलिए वो फेल कर गए। तो हम यही दिखाने की कोशिश करेंगे कि भाई वेव का कैरेक्टरिस्टिक फिनोमेना जो होता है, जो कि आपको नीचे दिख रहे हैं, वो कैसे दिखाएं। और इस दिखाने के क्रम में हम सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट दिखाएंगे दैट इज इंटरफेरेंस। बेटा ऊपर की कहानी सबको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा इंटरफेरेंस हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। दो टॉपिक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। वैसे पोलराइजेशन भी है, लेकिन पोलराइजेशन बहुत उतना पूछने वाला टॉपिक नहीं है। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन तो पढ़ ही लिया है। तीन चीजें हमको पढ़नी है। तो बात करते हैं हम इंटरफेरेंस की कि भाई इंटरफेरेंस क्या होता है। कोई ऐसा इंसान है जो बता सकता है कि इंटरफेरेंस हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? मतलब इस चैप्टर को छोड़ के, ये कहेंगे नहीं यही तो पढ़ते हैं, इस चैप्टर को छोड़ के। कभी जानते हैं बेटा कहाँ पढ़ते हैं इंटरफेरेंस को? सर वो रिफ्रैक्शन वाले में। देखो बेटा ये टाइम जो है 4 मिनट रह गया है, तो अभी हम फिर से रिकनेक्ट हो जाएंगे, मैं लिंक भेज दूंगा। तो इंटरफेरेंस को हम वेव में पढ़ते हैं भाई, इंटरफेरेंस को हम वेव में पढ़ते हैं। अब क्या करना है कि हमको रिकनेक्ट होना है, और रिकनेक्ट होते होते आपको ये भी सोच लेना है कि भाई इंटरफेरेंस होता क्या है। ठीक है, तो हम जब मिलेंगे दोबारा कनेक्शन के बाद इंटरफेरेंस क्या होता है ये। हाँ बेटा, सबको मेरी आवाज आ रही है? Yes, Yes, sir. sir. Okay. और बेटा उदित और लोग कहाँ हैं? तो पता नहीं। अच्छा, पढ़ाई हो भी रही है सबकी या बस ऐसे ही? सर पता नहीं, मेरी बस विकास से बात होती है। विकास का कैसा चल रहा है? तो उसका सही चल रहा है। सही चल रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है ना? यस सर। अच्छा बेटा, मैं आगे थोड़ा बता दूं। देखो, याद होगा मैंने ये ग्रुप में ये शेयर किया था, फोटो दिख ही रहा होगा यस सबको। सर। ये सबको बेटा स्क्रीन मिलने लगा ना? जी सर। Yes, sir. हाँ, तो बेटा याद होगा मैंने ये भेजा था और कहा था कि इसको पढ़ लेना, कहा था। जी सर। देखो बेटा इसमें ये ऊपर लिखा हुआ स्पेशल टॉपिक सीरीज, और उस स्पेशल टॉपिक सीरीज का मतलब ये होगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक ले लूंगा जो कि उसी कम टाइम में ही खत्म हो जाएगा, और जिनको हम कहीं ना कहीं रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ते, या अगर पढ़ते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे कैटेगरी में उसको मैं डाल दिया करूंगा। देखो इसमें दो मैंने डिवाइस का नाम दिया है, जिसके बारे में मैंने इसमें पढ़ाया है। पहले का नाम है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर और दूसरे का नाम है वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर। अब ये कौन होते हैं, क्या करते हैं, इनको देख लेना। ठीक है, ऐसे ही मैं अगला बना दूंगा जो होगा टेंजेंस, ये टेंजेंशियल गैल्वेनोमीटर, और एक बचा क्या होगा, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन बना दूंगा। और भी बहुत सारे, जैसे डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑप्टिक्स में है वो, मतलब उतना तो नहीं, फिर भी देखा जा सकता है, तो वो मैं बना दूंगा। तो ऐसे ऐसे करके बेटा मैं इसमें लाते रहूंगा, और कोई ऐसा टॉपिक दिखेगा तो मैं उस पर भी लेते आऊंगा। तो इनको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये थोड़ी जरूरी है ना, ये जरूरी थी इसलिए मैंने पहले इसको डाला। ठीक है। Yes, sir. तो बेटा इस दोनों डिवाइस को देख लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब आ जाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बहुत कुछ स्पेशल होता है, लेकिन हाँ ये है कि अगर देख लेंगे तो आप बहुत ही कम टाइम में बड़े आराम से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और बेटा मैंने जैसा कहा था कि हमको देखना है इंटरफेरेंस, तो इतने देर में आपने आईबीएस की इंटरफेरेंस के बारे में कुछ सोच लिया होगा। तो क्या लगता है इंटरफेरेंस क्या है? सर दो वेव जहाँ पे सेम डायरेक्शन की दो वेव किसी एक पॉइंट पे मिलती है, तो वहाँ पे का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो जाती है, उसे कहते हैं शायद। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इस बात पे से नहीं, फ्रीक्वेंसी तो हमेशा सेम होता है,
और वेवलेंथ जो है उसको सेम करने के लिए उसको सेम जो है मीडियम में रहना पड़ेगा, इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता। तो दो वेव का मिलना इंटरफ्रेंस नहीं होता। और कोई बेटा कोई आइडिया किसी को? दो वेव क्या Sir, है? हाँ बोलो बेटा। the net effect, the net effect of the combination of two or more wave after intersection. तुमने क्या बेटा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेव्स आफ्टर इंटरसेक्शन। मैं Yes sir, जब वेब की दो कॉम्बिनेशन का इंटरसेक्शन होता है उसका नेट इफेक्ट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। ये और आपकी बात और उदित की बात में अंतर क्या है? आपने कहा दो नहीं भाई तीन, लेकिन इन्होंने भी कहा मिलना इंटरफेरेंस है, और आपने भी कहा कि अगर दो इंटरसेक्ट करते तो उसको इंटरफेरेंस कहते हैं। यही तो सर सेम डायरेक्शन में होती है। सेम डायरेक्शन में होते हैं तो इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। और बेटा कोई? सेम डायरेक्शन की वेव जो कट करते हैं वो है। हाँ मतलब सेम डायरेक्शन में एक ऐसे हो और एक ऐसे कट कर जाए। तो मैंने पहले तो यही दिखाया था ना, वेव नंबर 1 वेव नंबर 2 एक ही डायरेक्शन चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं? एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं क्या? यस सर। बस यही है बेटा। और किसी का कॉन्सेप्ट कोई और है जो आजमाइश कर सकता है? आसान होता है भाई, इतना तो जानना चाहिए ना, हम डॉक्टर बनने जा रहे हैं। सर हाँ हाँ, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वैल्यूएबल सम के इक्वल होता है। अलजेब्रिक सम की इक्वल होता है। देखो बेटा दो बातें होती हैं जब दो वेव चलते हुए आपस में मिल जाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था रेगुलर क्लास में कि जब दो वेव आपस में मिलते हैं या उससे ज़्यादा भी वेव मिल जाए, हम यहाँ पे दो कम से कम वेव की बात करें। भाई मिलना है, दो लोगों को मिलना है तो कम से कम दो लोग होंगे तभी तो मिलेंगे। अगर इकलौता ही रहे तो वो किससे मिलेगा? वो तो चला ही जाएगा। तो कम से कम दो या उससे ज़्यादा लोग होंगे तभी मिलेंगे। तो यहाँ पे दो वेव हैं, दोनों वेव में ये है मान लो पहला वेव, ये है दूसरा वेव, दोनों मिल गए पी पॉइंट पे। अब पी पॉइंट पे क्या होगा? तो हम कहेंगे भाई वेव नंबर 1 और 2 का होता ही क्या था? तो बेटा इनका वेव इक्वेशन होता है। जैसे मान लो पहले का वेव इक्वेशन होगा फंक्शन ऑफ एक्स टी, दूसरे का वेव इक्वेशन होगा y2 या y1 डिस्प्लेसमेंट होता है। और वेव के लिए खासियत है कि डिस्प्लेसमेंट x और t दोनों पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो पी पॉइंट पे दोनों मिले हैं उसका क्या होगा? तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे एक थ्योरम लगेगा, एक प्रिंसिपल लगेगा, जिसका नाम होगा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुना है बेटा? सुपर पोजिशन यस सर। प्रिंसिपल मैंने पढ़ा रखा है रेगुलर क्लास में। अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है भाई? वो ये कहता है कि जो तुम पी की बात कर रहे हो इतने देर से, उसका डिस्प्लेसमेंट आपको बताना है तो टेंशन ना लो, y1 और y2 को ऐड कर दो, आपको मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट का जिस पॉइंट पे दोनों मिले हैं। इसी को क्या कहते हैं बेटा? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। पी के ऊपर पहला और दूसरा मिल गए, सुपर इम्पोज कर गए, और इस मिलान को हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू बता पाते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ पे इनका मिलान हुआ है, जहाँ पे ये एक दूसरे से सुपर पोज हुए हैं, जहाँ एक दूसरे को ये छू रहे हैं, जहाँ एक दूसरे को कट कर रहे हैं, दैट इज पॉइंट पी। उस पे अकॉर्डिंग टू द सुपर प्रिंसिपल जो मेन टोटल या नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज वाई ऑफ पी पॉइंट, वो होगा अलग अलग वेव के डिस्प्लेसमेंट के सम के। ठीक है बेटा? तो इस सम को हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मिलने को हम कहते हैं सुपरपोजिशन होना। लेकिन ये इंटरफेरेंस नहीं है। इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा? इंटरफेरेंस में ये होता है कि जो पी पॉइंट है ना, उस पे जो ये वेव मिला है, दैट इज वाई, इसका जो एम्पलीट्यूड है, इसका जो एम्पलीट्यूड है, या तो ये मैक्सिमम हो जाए, वाई मिनिमम। वाई जो है वो पी पॉइंट का क्या बताता है? डिस्प्लेसमेंट। एम्पलीट्यूड तो जानते होंगे, एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ज़्यादा जानने के लिए हम वेव देखेंगे। तो अभी हम तो टीच वाले नॉलेज का यूज कर ले रहे हैं कि जो रिजल्टेंट वेव है दैट इज वाई, और इस वाई का अपना एम्पलीट्यूड होगा। अगर ये वाई का एम्पलीट्यूड या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम हो जाए, इसी फेनोमेना को ही हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं बेटा? इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस क्या है? तो इंटरफेरेंस वो फिनोमेना है जिसमें दो या दो से ज्यादा वेव जब आपस में मिलते हैं तो उनका एम्पलीट्यूड या तो मैक्सिमम हो जाता है या तो मिनिमम हो जाता है। बताओ बेटा, कुछ पल्ले पड़ रहा है? यस सर। Yes sir. अब मैं आपको थोड़ा सा परिचित कर देता हूँ, अगर आपको इंटरफेरेंस देखना है। देखो बेटा,
फोटो दिख रहा है किसी को? नो सर। नहीं दिख रहा होगा ना? कई बार जो है वही काम जल्दी नहीं होता। दिखाता हूँ बेटा। सही मंजीत आ गया। मंदिर आया ही होगा। बेटा ये फोटो दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. अब देखो बेटा, अब ये बातें इतनी कॉम्प्लेक्स क्यों थी, उसको जरा समझ लेते हैं। मंजिल आ गया तो जुड़ भी गया बेटा, जुड़ गया होगा क्या? मेरे यहाँ तो लाइन में नहीं लगा है। देखो इस फोटो को जरा ध्यान से देखो। सही बेटा, तो ये आपको दिख रहा होगा। देखो आपने ये बात सुन ली और आपको आई थिंक डाइजेस्ट भी हो गया होगा कि ये जो यंग साहब थे उन्होंने बहुत कोशिश करी ये बताने के लिए कि भाई वेव होता है, ये वो होता है। इनके साथ दिक्कत ये आ गई कि भाई वो इंटरफेरेंस दिखा नहीं पाए। हमने अभी बात करी थी ना बेटा, करी थी हमने बात अभी। यस सर। अब मुद्दा ये है कि ऐसा क्या है इंटरफेरेंस में। तो देखो आप सोचो कि आपके घर के भीतर आपका एक रूम है, रूम के भीतर दो लाइट है, दोनों एक तरफ लगे हुए हैं। अगर आप बेटा दोनों लाइट को जला दो तो आपने देखा है कि आपके एक लाइट जलाने से दो लाइट जलाने को उजाला ज्यादा हो जाता है। अच्छा, अगर मान लो जहाँ पे लाइट जला है उसके सामने की दीवार पे आप देखो तो उस दीवार पे आपको कोई धब्बा नहीं दिखेगा, वो एकदम साफ सुथरा दिखेगा। मतलब पूरी रोशनी, एक जलाओगे तो कहीं कहीं हो सकता है थोड़ा बहुत अंधेरा सा हो, लेकिन अगर दोनों जला दोगे तो एकदम सामने उजाला उजाला हो जाता है। कुछ ऐसा बेटा आप अगर देखो यहाँ पे, ये जो पहला वाला जो मैंने ऊपर लिखा है, ये वाला, इस वाले फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो ये कुछ वही कहानी बताता है। लग रहा है बेटा इस सर्किल के भीतर जो मैंने आपको दिखाया हुआ है, यहाँ पे रेड कलर की रोशनी है। रेड कलर की रोशनी बेटा सबको दिख रही है ना? यस सर। ये जो रेड कलर की रोशनी है, ये देखो तो थ्रू आउट द एरिया ये यूनिफॉर्म है। जैसे ऐसे लगता आप महसूस कर सकते हैं, अगर एक दीवार है तो उस पर पूरा लाल कलर की रोशनी ऐसे फैल जाएगी जैसे आपको दिख रहा है। यहाँ बेटा कोई इंटरफ्रेंस नहीं हुआ। जो आपको दिख रहा है इस समय ये रेड कलर, ये पूरे के पूरे एरिया पे आप देखो, पूरे के पूरे एरिया पे यूनिफॉर्म है। यही वो कंडीशन है जब हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई इंटरफ्रेंस नहीं हुआ, नो इंटरफेरेंस। बेटा जो हम अपने घरों में ये लाइट का जलना और इन सब का मिलना देखते हैं, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। उसका कारण क्या है वो हम आगे देखेंगे, क्योंकि इंटरफेरेंस इतना आसान नहीं है, उसको बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अब बेटा आपको नीचे दूसरा फिगर दिख रहा होगा, ये दिख रहा है दूसरा फिगर? यस सर। अब बेटा अगर इस दूसरे फिगर को ध्यान से देखो तो इस दूसरे फिगर में ऐसे कुछ दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। देखो एक तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये एरिया, ये एक जैसे हैं, दोनों ही बहुत ब्राइट हैं, लेकिन दोनों के बीच में जरा देखो अंधेरा दिख रहा होगा। देखो अंधेरा, और देखो यहाँ अंधेरा दिख रहा होगा, यहाँ अंधेरा दिख रहा होगा, यहाँ अंधेरा दिख रहा होगा, यहाँ अंधेरा दिख रहा होगा बेटा सबको अंधेरा। यस सर। और देखना जरा ध्यान से, रोशनी अगर आप इधर से इधर जाओ, इधर से इधर जाओ, तो इनका जो ब्राइटनेस है वो कम होता जा रहा है। देखो ये वाला ज्यादा तेज जल रहा है, और आप देखो इधर वाले को, इसको देखो तो ये बहुत कम होता गया, और बीच वाले उनके बीच के हैं, तो इधर से इधर जाने में ब्राइटनेस कम होता जा रहा है। सेम का कॉन्सेप्ट इधर से इधर वाले में, जो तेज जल रहे हैं उनका ब्राइटनेस कम होता जा रहा है। दिख रहा है बेटा? तो हम यस कहेंगे सर। कि इंटेंसिटी भाई बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में इंटेंसिटी घट रही है। तो ये जो तेज तेज जल रहे बेटा ना, ये किसकी निशानी है, ये क्या कर रहे हैं एक्चुअली? जो तेज जल रहे बेटा वहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो वहां पे इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होती है। और ये जो ब्लैक ब्लैक से आपको दिख रहे हैं, वहां पे क्या दिक्कत है? वहां पे एम्पलीट्यूड जो है वहां पे मिनिमम है, इसलिए वहां इंटेंसिटी भी क्या है? मिनिमम है। तो आपको कम और ज्यादा इंटेंसिटी के पैटर्न दिख रहे होंगे, इसलिए आपको कहीं धब्बा दिख रहा होगा जहाँ पे इंटेंसिटी मिनिमम होगी, और कहीं पे ज्यादा तेज रोशनी दिख रही होगी जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इसी पैटर्न को जहाँ पे एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी का मैक्सिमम मिनिमम के बीच में वेरिएशन हो,
हम इसको कैसा पैटर्न बोलते हैं बेटा? इंटरफेरेंस पैटर्न। तो आपको जो नीचे दिख रहा है वो कैसा पैटर्न है? इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न। तो बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा होगा ये समझ में आ गया? यस सर। वहां पे एम्पलीट्यूड में वेरिएशन होगा, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम, बीच का नहीं होगा, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम, कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम। जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहां पे आपको ज्यादा तेज रोशनी दिखेगी, उसको हम आगे जाके बोलेंगे बेटा कि तुम ब्राइट हो, इसलिए इसको हम कहेंगे ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज। सर हाँ सर एम्पलीट्यूड यहाँ पे सेम भी तो हो सकता है, जैसे मैक्सिमम है ना मिनिमम देखो है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे जरा इस 2 पॉइंट पे ध्यान देना। एक पॉइंट मान लो यहाँ है, इसको पॉइंट 1 कहा, और एक पॉइंट कहीं इधर बगल में दिखा देता हूँ, क्योंकि मैंने लिख दिया है वहां पे ना, तो इसलिए थोड़ा सा 2, ये 2 पॉइंट मेरा दिखा है तुमको? बता। यस सर 2, और ये तीसरा भी दिख रहा होगा, ये चौथा भी दिख रहा होगा, है ना? ये सारे पॉइंट को क्या लगता है, सबकी इंटेंसिटी अलग अलग दिख रही है, बराबर दिख रही है? बराबर दिख रही है। सेम। हाँ, तो एक्चुअली यस सर। यहाँ पे ब्राइटनेस सेम है। जो अब देखो एरिया जो मैंने रीजन लिया है उसमें सेंट्रल पार्ट के आसपास कहीं लगा लगभग एक तरीके का ब्राइट है। हालांकि वो ब्राइटनेस बहुत किनारे पे जब गए हैं तो कम हुई है, क्योंकि हम देखेंगे आगे वहां पे क्या होता है। लेकिन मिला जुला के जो है बीच का जो रीजन है उसकी इंटेंसिटी ऑलमोस्ट सेम है, और वो इंटेंसिटी अगर आप देखो तो सेम है, और वो इंटेंसिटी सेम होने के कारण इंटरफ्रेंस नहीं कही जाएगी। इंटरफ्रेंस का मतलब होगा ना जहाँ पे इंटेंसिटी का वेरिएशन हो, वो भी या तो मैक्सिमम या तो मिनिमम हो। यहाँ पे अगर 1 से लेके 4 तक आप देखो बेटा तो इंटेंसिटी बराबर है। अब बराबर है तो इसका मतलब कौन मैक्सिमम कौन मिनिमम कुछ नहीं कह सकते, सभी बराबर है, इसलिए इसको हम इंटरफ्रेंस नहीं कह सकते। इंटरफ्रेंस होने के लिए देखो नीचे नीचे अगर देखो तो जेब्रा स्ट्रक्चर बना होगा, नीचे वाला, नीचे वाला जिसको इंटरफेरेंस पैटर्न कहें। जेब्रा स्ट्रक्चर में तभी तो बनेगा भाई जब उसमें काली पट्टी हो, सफेद पट्टी हो, तो पट्टियां तभी दिखेंगी जब इंटेंसिटी अलग अलग हो। अब इंटेंसिटी अलग अलग होगा मतलब ये है कि उसका इंटेंसिटी जो है इन मैक्सिमम और मिनिमम के तरीके से ही होता है। वो ऐसा नहीं होता कि कहीं मैक्सिमम है कहीं मिनिमम। आगे हम जाके देखेंगे कि भाई अगर मैक्सिमम मिनिमम हुआ तभी आप उन दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। जैसे सोचो अगर यहाँ पे आई मैक्सिमम मैंने देखा और फिर यहीं पे मैंने आई मिनिमम भी देखा और लगा कि आई मैक्सिमम बड़ा है, लेकिन बड़ा का मतलब ये लगभग लगभग बराबर है ना, तो भाई इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, तब तो पहले जैसा कंडीशन हो जाएगा। लेकिन अगर सोचो आई मैक्सिमम जो है वो बहुत 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 बड़ा है आई मिनिमम से, ऐसे केस में बेटा आपको जो उजला पार्ट है वो ज्यादा ब्राइट दिखेगा, और जो स्पॉट है ब्लैक स्पॉट वो ज्यादा डार्क दिखेगा, तभी तो आप देख पाएंगे। जैसे वही कहानी है कि भाई दो लोग हैं और दोनों की हाइट लगभग लगभग बराबर है, तो हम उनमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक पर्सन इस हाइट का है और दूसरा पर्सन लगभग लगभग इसी हाइट का है, लगभग लगभग। तो अब बेटा मैं मानता हूँ 1 और 2 में आप अगर क्लोजली ऑब्जर्व करें तो 1 लंबा है, लेकिन इनकी लंबाई में आप डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते। आपसे कहा जाएगा अरे बताओ देखिए कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे अरे अरे नहीं पास पास करो, मैं इंची टेप लाता हूँ तब मालूम चलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा हो, ऐसा और ऐसा, अब किसी की आंखें क्या यहाँ पे धोखा खा सकती हैं कि भाई 3 और 4 में कहने की जरूरत नहीं, इंची टेप मत लाओ, मैं बता दूंगा 4 छोटा है। बताओ बेटा सही है? यस सर। वही कहानी है, वही कहानी है कि अगर इंटेंसिटी मान लो मैक्सिमम वाली और इंटेंसिटी मिनिमम वाली लगभग लगभग बराबर हो जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें उसमें मैक्सिमम बहुत बड़ा हो जाए तो फिर तो सब आसान है, बड़े आराम से आप पैटर्न को ऑब्जर्व कर सकते हैं और बता सकते हैं कहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे मिनिमम। इसीलिए तो बेटा यंग पागल थोड़े थे, यंग बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, लेकिन वो दिखा नहीं पाए। कारण ये भी हो सकता है कि उस समय भाई टेक्नोलॉजी उतनी विकसित नहीं थी, फिर भी वो समझदार थे और वो इसीलिए नहीं बना पाए क्योंकि इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के सस्टेनेबल कंडीशंस होते हैं। अब वो क्या होते हैं बेटा वो मैं आगे आपको बताऊंगा, अगर आप यहाँ तक ओके कहें तब। बताओ सही बेटा? यस सर। अब यस। मुद्दा ये है, सर ये सिंगल स्लिट और डबल स्लिट वो क्या मत हुआ वो आप इसमें? मत देखो, जब मैं डबल स्लिप बताऊंगा तब आप समझ जाओगे, ठीक है? ओके। अब बेटा, यस सर। हाँ अब बेटा एक बात और, कल की 2 बातों को हम जोड़ेंगे। कल आपने देखा था एक बात, उसमें मैंने ये बताया था कि जब मैं सेम फेज की बात करता हूँ तो याद है बेटा फेज डिफरेंस क्या होता है?
कौन बताएगा? सेम फेज मतलब फेज डिफरेंस जनरल टर्म में क्या होता है? phi2 minus phi1। हाँ मतलब phi2 minus phi1 होता है, लेकिन ये जो है पाई के टर्म में कितना होता है? कौन बताएगा? फिर 2 पाई/3 करके। 2n पाई कहाँ भाई? 2n पाई में पढ़ा था। यस सर। अच्छा, एक साथ साथ Yes, हमने sir. एक और फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? हमने कहा था जो फेज डिफरेंस होता है उसका पाथ डिफरेंस से ऐसा रिलेशन होता है। बताओ बेटा, सबने ध्यान दिया था इसको? Yes, यस sir. सर। नहीं ध्यान दिया था तो भाई सब ध्यान देना। डेल्टा एक्स अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ, सोचो डेल्टा एक्स अगर मैं यहाँ से निकालूँ, दैट विल बी पाथ डिफरेंस। वो क्या हो जाएगा डेल्टा फाई के साथ? अगर देखो तो लैम्डा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे आ जाएगा। बताओ सही बेटा, λ/2 पाई। है ना? यस सर। अब मैं यहाँ से Yes, sir. ये वाला जो ऊपर वाला रिलेशन मैंने अभी भी लिखा वो किसको लेकर रिलेशन है? वो तो रिलेशन लेके है फेज डिफरेंस। अब पाई कोई का। कहे मुझको पाथ डिफरेंस बताना है, तो पाथ डिफरेंस बता पाएंगे। देखो कैसे, जो पाथ डिफरेंस होगा दैट इज डेल्टा एक्स, वो कितना हो जाएगा भाई? लैम्डा अपॉन 2 पाई, फिर लिखेंगे डेल्टा फाई। डेल्टा फाई की जब वैल्यू रख लेते हैं कितना? 2n 2 and इंटू 5. पाई। देखो 2 से 2 गया, पाई से पाई गया, सही है? तो क्या ये n लैम्डा आ गया? बताओ भाई, Yes, sir. है ना? n कहाँ से, ये पाथ डिफरेंस का रिलेशन हो गया, इसी की हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये हो जाएगा n लैम्डा। लैम्डा का कैसा मल्टीपल? इंटीग्रल मल्टीपल, क्योंकि n कहाँ से शुरू होगा? 0 1 2 डॉट 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 से। सही है बेटा? हाँ कहो तो आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, एक तो ये कहानी। Yes, sir. हाँ, दूसरी कहानी है, सेम फेज देख लिया तो जाहिर सी बात है दूसरा फेज भी देखेंगे, ऑपोजिट फेज। कोई अपोजिट फेज बोले और कहे कि आप जो है फेज डिफरेंस बताओ, तो हम इतने बड़े हो गए हैं कि बता सकते हैं कितना? 2n माइनस 1 2n-1 इंटू पाई। पाई का और मल्टीपल बताओ, सही Yes, है? sir. तो अब यहाँ पे कोई पाथ डिफरेंस पूछे तो हम बता सकते हैं। पाथ डिफरेंस लिख लेते हैं। पाथ डिफरेंस हुआ डेल्टा एक्स इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू ये वैल्यू डेल्टा फाई की, दैट इज 2n माइनस 1 इंटू पाई। ठीक है, पाई से पाई चला जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाई 2। बताओ भाई सही है? Yes, sir. हाँ, तो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले में n कहाँ से शुरू होगा मालूम है? 1 से। सही है? तो अगर लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल अगर हमको दिखे पाथ डिफरेंस में, तो हम कहेंगे कि दोनों वेव अपोजिट फेज में है। सही है भाई? और अगर सेम फेज में होगा तो हम कहेंगे कि जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। जैसे क्या क्या यहाँ पे वैल्यू पॉसिबल है जरा वो देख लें। जैसे अगर n की वैल्यू 0 रखें तो डेल्टा एक्स हो जाएगा 0, 1 रखें तो लैम्डा, 2 रखें तो 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा डॉट डॉट डॉट। और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो सकता है भाई? यहाँ पे अगर लैम्डा सॉरी डेल्टा एक्स देखें पाथ डिफरेंस, तो देखो रखते हैं की वैल्यू 1, तो 1 यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? लैम्डा बाई 2। λ/2। अगला देखते हैं 2 रखते हैं तो 4 माइनस 1 3 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा का कैसा मल्टीपल है? ऑड मल्टीपल। नहीं, लैम्डा बाई 2 का, सॉरी, लैम्डा बाई 2 का कैसा मल्टीपल? ऑड मल्टीपल। बताओ भाई सब एग्री है? Yes, sir. अब आता हूँ Yes, बेटा sir. मैं थोड़ा सा वेव पढ़ा देता हूँ आपको। वेव पढ़ाने में मतलब मैं बहुत डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत ही ऊपर ऊपर, क्योंकि हमको इंटरफ्रेंस पढ़ना है ना। देखो इंटरफ्रेंस के कैलकुलेशन में हमको इतना कुछ मालूम होना चाहिए। देखो मैंने लिखा इंटरफ्रेंस, अब देखो इसमें याद है बेटा हमने दो वेव लिया था, मान लो एक वेव ये है और दूसरा वेव ये है। दोनों कहाँ मिल गए बेटा? पी पॉइंट पे, दिख रहा है? तो जो व्हाइट वाला वेव है उसका इक्वेशन है कुछ ऐसे, y1 इक्वल टू a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। याद है बेटा वेव का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं। यस दूसरा सर। वाला जो वेव है उसको कहा हमने y2, वो हो जाएगा a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस प्लस पाई। डेल्टा। सही है? अब बताओ बेटा दोनों वेव को देख के समझ में आ रहा है कि पहले वेव का फेज है
कि एक्स माइनस ओमेगा टी। यस सर। पहले वाले का फेज कितना है, अगर फाई 1 लिखूं तो ये है कि एक्स माइनस ओमेगा टी। अच्छा दूसरे वाले का फेज लिखूं तो क्या है, कि एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। प्लस डेल्टा। अच्छा यहाँ पे फेज डिफरेंस क्या हुआ दोनों का, फेज डिफरेंस क्या हुआ, डेल्टा के बराबर। यस सर। भाई पहले दूसरे फेज से पहला फेज निकाल लो तो कि एक्स माइनस ओमेगा टी दोनों में कॉमन चला जाएगा, डेल्टा ही तो बचेगा, तो फेज डिफरेंस है यहाँ पे डेल्टा। अब ध्यान दो दोनों वेव पी पे मिले तो पी पे जो रिजल्टेंट वेव होगा वो क्या होगा उसको बताते हैं, किससे बताएंगे, सुपरपोजिशन से। तो लिखते हैं बाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बेटा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इंटरफेरेंस दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया ना। यस सर। तो रिजल्टेंट वेव जो होगा वो कुछ ऐसे लिख पाएंगे, कैसे लिख पाएंगे, y इज इक्वल टू जो रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा y1 प्लस y2। सही है बेटा। अच्छा y1 y2 आपको दिख ही रहा है, उसको यहाँ पे कॉपी करके जोड़ लेंगे। जब बेटा जोड़ते हैं तो वो मैथमेटिक्स की बात आ जाती है, वो मैं जोड़ना नहीं दिखा रहा हूँ, जो फाइनल वैल्यू आ जाता है वो मैं दिखा रहा हूँ। देखो ऐसा आ जाता है a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos डेल्टा का रूट इंटू साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस टेन इनवर्स a2 साइन डेल्टा अपॉन a1 प्लस a2 cos डेल्टा। बेटा कितनी बड़ी सी कहानी आपको दिख रही होगी, पर ऐसा कुछ आ जाता है। बहुत बड़ी हो गई सर। हाँ डरावना तो नहीं लग रहा है। नो सर। वैसे डरावना अगर लगे तो इसको हम समझेंगे कि ये एक्चुअली ऐसे होने का मतलब क्या है। देखो बेटा सबसे पहले इस बात को जरा समझना कि अगर मैं इतने को रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड बोल दूं और इतने को एप्सिलॉन बोल दूं तो देखो बेटा कितना आसान हो गया, y इक्वल टू ए आर साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस एप्सिलॉन। तो बेटा आसान नहीं हो गया। यहाँ पे ए आर आपको दिख रहा होगा, देखो बेटा मैं ए आर लिखता हूँ, ए आर जो है वो इतना हो गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा। सही बेटा। और ध्यान देना जरा, tan एप्सिलॉन अगर मैं लिखूं तो ये दिखेगा a2 sin डेल्टा अपॉन a1 प्लस a2 cos डेल्टा। सही बेटा, समझ में आया सबको कि एप्सिलॉन इक्वल टू tan इनवर्स a2 sin डेल्टा वगैरह था ना, तो अगर tan इनवर्स को एप्सिलॉन पे लाऊंगा तो tan एप्सिलॉन हो जाएगा, और बाकी जो ब्रैकेट में यहाँ पे जो टर्म लिखा है ये वाला टर्म वो लिख दिया मैंने। सही है। Yes, sir. अच्छा यही कारण था कि मुझको भी याद था, नहीं तो मुझको सच में बताओ तो याद नहीं। ये ए आर क्या है भाई, ये रिजल्टेंट वेव जो है, वाई क्या है रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट, ए आर है रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड, और एप्सिलॉन है रिजल्टेंट वेव का फेज डिफरेंस पहले वेव से। सही है। अब ध्यान दो, आपको अगर पहला दूसरा वेव दे दिया जाए तो जाहिर सी बात है उसमें a1 a2 दे दिया जाएगा। अब जरा ए आर पे ध्यान देना, a1 a2 हमारे काम का है, देखो कौन कौन काम का है, a1 a2 और इनके बीच का फेज डिफरेंस अगर हमको तीनों मालूम है, और अगर वेव दे दिया जाएगा तो तीनों मालूम हो जाएंगे। अगर मालूम है तो बेटा जरा ए आर के फॉर्मूले में देखो, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा दिख रहा है। ऐसे नहीं लग रहा है बेटा कि a1 a2 और डेल्टा मालूम है तो हम ए आर बता देंगे, बताओ बता देंगे। सिमिलरली tan एप्सिलॉन में ध्यान से देखना, a1 a2 ही दिया है और साइन और cos डेल्टा का दिया है। अगर डेल्टा मालूम a1 a2 मालूम तो क्या tan डेल्टा tan एप्सिलॉन भी बता पाएंगे, बड़े आराम से बता पाएंगे। अच्छा एक बात मुझको और लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि जो ए आर है, जो ए आर है मुझको ऐसा लग रहा है, पता नहीं आपको लग रहा है कि नहीं, पर लग रहा है कि a1 a2 वेक्टर जो होंगे, a1 वेक्टर और a2 वेक्टर, इनके बीच में अगर एंगल हो डेल्टा तो जो इनका रिजल्टेंट होगा
वहीं ए आर होगा। बताओ, अगर A1 A2 वेक्टर दो हों के बीच एंगल डेल्टा हो तो वेक्टर एडिशन का जो फॉर्मूला होता है ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा, रिजल्टेंट क्या होता है √a² + b² + 2ab cos थीटा होता है ना। Yes, अब sir. वही A1 A2 और डेल्टा को लोग कह दो तो क्या ए आर वहां से याद हो जाएगा। Yes, sir. ये क्या बता रहा हूं, समझ में आ रहा है। अगर A1 A2 दो वेक्टर हो उनके बीच एंगल डेल्टा हो तो उनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यही तो होगा भाई, A1² + A2² + 2a1 A2 cos डेल्टा। क्या मैं फॉर्मूला याद करवा दिया। Yes, sir. अब देखा ध्यान से, अगर A1 से हमारे रिजल्टेंट एप्सिलॉन एंगल बना रहा है तो tan एप्सिलॉन का क्या ये फॉर्मूला हम बता देंगे। A1 से बता रहे तो A2 से स्टार्ट करेंगे, A2 sin डेल्टा अपॉन A1 + A2 cos डेल्टा। बताओ क्या tan एप्सिलॉन वाला जो फॉर्मूला है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन का फॉर्मूला नहीं हो गया। Yes, sir. अच्छा बेटा देखो, जो इतना कुछ करा है ना, हम इसी को हम फेजर डायग्राम कहते हैं। तो आपको देखो फेजर डायग्राम आ गया। जरूरत नहीं है अभी, अभी जरूरत नहीं है। अभी तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ए आर और tan एप्सिलॉन को लिखते कैसे हैं। सही है यहाँ तक। तो क्या हमको अगर दो वेव और उनके बीच का फेज डिफरेंस दिया हो तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगा उसको हम बता सकते हैं कि उसका इक्वेशन क्या होगा। बड़े आराम से करना क्या है, उसको इसी को कॉपी कर देना, जैसे y1 y2 का जो इक्वेशन उसी को कॉपी कर देना है। बस a1 a2 को हटा के a r लिख देना है और बाकी साइन kx - ओमेगा t सेम रहेगा। देखो a1 a2 के जगह पे हम अगर बात करें तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है a r, ये हो जाएगा। देखो साइन kx - ओमेगा t दोनों में कॉमन है यहाँ तक, और इसमें भी देखो मैंने यहाँ तक कॉमन लिखा है, उसके बाद बस एप्सिलॉन में जोड़ दिया है। दिख रहा है बेटा। Yes, sir. हाँ तो इतना तो सब लिख लेंगे बड़े आराम से, आईबीएस के सब लिख लेंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट का फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ रिजल्टेंट वेव। सही बेटा। अच्छा अब हम यहाँ पे इंटरफेरेंस की कंडीशन की बात करते हैं। बेटा हमारे पास कुछ टाइम है। ओ माय गॉड, 8 9 मिनट, 8 मिनट। 8 मिनट रह गए। जल्दी से देख लो बेटा, अभी तक इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, अभी तो एक रिजल्टेंट वेव बना। अब हम यहाँ पे कंडीशंस की बात करते हैं। कंडीशन 1, बेटा ए आर जो है उसको मुझको मैक्सिमम या मिनिमम करना है। देखो है कितना, a1² + a2² + 2a1 a2 cos डेल्टा। देखो बेटा ए आर मुझको cos डेल्टा के प्रोपोर्शनल दिख रहा है, आपको भी दिख रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा cos डेल्टा के अगर प्रोपोर्शनल दिख रहा है तो अगर मैं इसको मैक्सिमम कर दूं तो क्या ए आर भी मैक्सिमम हो जाएगा। Maximum. Yes, Yes, हो sir. जाएगा ना, तो बहुत सही। अच्छा cos डेल्टा अगर मैक्सिमम करना चाहता हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि cos डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी +1। सही है। Yes, sir. yes, अच्छा sir. डेल्टा का आंसर क्या हुआ सोचो जरा, तो डेल्टा का आंसर +1 आता है 0 पे। एग्री है। Cos 0. अच्छा मालूम है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशंस होते हैं अपनी वैल्यू को 2 पाई के बाद रिपीट कर देते हैं। मैं 360 के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं, मालूम है आप लोगों को। बताओ भाई जल्दी, टाइम बहुत कम है। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होते हैं उसमें साइन और कॉस इन दोनों की खासियत ये है कि 360 डिग्री के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट कर देते हैं। जैसे जो वैल्यू कॉस की 0 डिग्री पे होती है वही वैल्यू कॉस की 0 + 2 पाई यानी 360 डिग्री के ऊपर होती है। 360 पे भी उसकी वैल्यू कितनी होती है +1। सोचो अगला वैल्यू क्या होगा भाई, अगला वैल्यू होगा +2 पाई कर दो तो 2 पाई बाद +1 होगा, इसको जनरल वैल्यू कहते हैं। अगला 2 पाई में 2 पाई जोड़ दो कितना 4 पाई, अगला 6 पाई। आप पकड़ पा रहे हो बेटा। डेल्टा Yes, sir. ये डेल्टा की जनरल वैल्यू कही जाती है और उसको लिखना हो तो पाई का क्या लग रहा है, इवन या ऑड मल्टीपल। Even. Even. भाई इसका याद है 2n पाई करके हमने लिखा था। कुछ कहानी याद है। अगर ऐसा हुआ, ये कंडीशन है, ये जो है डेल्टा का कंडीशन है, कंडीशन टू बी ए आर मैक्सिमम। अच्छा बेटा अगर इस कंडीशन को ध्यान दे तो डेल्टा क्या था, फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस जब 2n पाई होता है तो उस केस में वेव जो होते हैं वो सेम फेज या अपोजिट फेज, Same सेम phase. फेज Same में। phase.
Okay. तो क्या मैं Phase. हाँ तो क्या मैं ये ना कह दूं कि जब भी दो वेव y1 y2 सेम फेज में होंगे तो उस केस में फेज डिफरेंस 2n पाई के बराबर होगा और उस केस में AR मैक्सिमम हो जाएगा। बताओ सही है? Yes, sir. अब मुद्दा ये है कि AR मैक्सिमम होगा कितना, तो उसको मैं लिखता हूँ AR मैक्सिमम होगा क्या भाई, हम यहाँ पे जो कॉस डेल्टा है ये जो हमने देखा है उसको हम कितना जानते हैं, +1, वो रख लेते हैं इसमें, तो मुझको ऐसे दिखेगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस डेल्टा दिखेगा, और कॉस डेल्टा की जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है। बताओ बेटा, ये लिख लूंगा मैं, और अगर आप सच में समझ रहे हैं तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2 के होल स्क्वायर का रूट, और अगर आप समझ रहे हैं तो ये हो जाएगा A1 प्लस A2। AR मैक्सिमम कब होगा, जब डेल्टा 2n पाई के बराबर हो गया, इन दो वेव सेम फेज में होंगे, और ये जो AR होगा रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा कितना, दोनों इंडिविजुअल वेव के एम्पलीट्यूड A1 और A2 का सम। देखो दोनों का इंडिविजुअल वेव का देखो, पहले वेव का एम्पलीट्यूड क्या था A, दूसरे का A1 और दूसरे का क्या था A2। पहले का क्या था भाई A1, दूसरे का क्या था A2। अगर इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मुझको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। किस कंडीशन में, जब दोनों वेव के बीच में फेज डिफरेंस जो है 12 पाई का कैसा मल्टीपल हो, पाई का कैसा मल्टीपल हो, इवन, इवन। या वेव कैसे किस में हो, सेम फेज में। सही बेटा? Yes, sir. बताओ सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बेटा इसी कंडीशन को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव क्यों, अब देखो यहाँ पे A1 A2 जुड़ रहे हैं, जब जुड़ता है तो कंस्ट्रक्शन होता है ना, जैसे ईंट ईंट जोड़ के कंस्ट्रक्शन करके घर बना देते हैं, सही ना, वैसा यहाँ पे A1 A2 जुड़ के क्या बना दिए, एक कंस्ट्रक्शन कर दिए। इसी कंडीशन में हमने कहा था ना इंटरफेरेंस क्या है, एम्पलीट्यूड का मैक्सिमम या मिनिमम होना। यहाँ पे इंटरफेरेंस तो हो गया, और वो इंटरफेरेंस कैसा हुआ, डिस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन, बताओ Construction. तो इस इंटरफेरेंस को हम कहते हैं बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन क्या हुआ कि जब दो वेव सेम फेज में होंगे या उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई का इवन मल्टीपल होगा, तो उस केस में हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात करेंगे, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, और हो कितना जाएगा भाई, A1 प्लस A2 के बराबर। बताओ बेटा, कहानी सबको समझ में आ गई, कंडीशन 1? यस सर। बस बेटा, अब यहाँ आज हम यहीं पे रखते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कल मैं शुरू करूंगा, और यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इंटेंसिटी के बारे में बताऊंगा, और ये कंडीशन पूरा हो जाएगा, यहीं पे ब्राइट फ्रिंज बनने लगेगा। ठीक है, तो आज थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा इतना पार्ट, फिर कल मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यस।